तो आज हम कवर करेंगे एक्सेल की थोड़ी बहुत सेटिंग और सम फॉर्मूला कि हम सम फॉर्मूला को कैसे यूज करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, एक बार एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कि एक्सेल के अंदर मैं चाहता हूं कि जब भी मैं एक्सेल फाइल को मैं ओपन करूं तो मेरे पास कंपनी का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट है जो मैं यूज करता हूं, जैसे एरियल है या टाइम्स न्यू रोमन है, तो वो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट मेरे पास आए। मेरे को क्या करना पड़ता है, जब भी मैं डेटा में काम करता हूँ तब मैं उस डेटा को यूं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं एरियल में चेंज करता हूँ उसको, यहाँ पे टाइप करता हूँ एरियल। ऐसे मेरे को फॉन्ट को चेंज करना पड़ता है जब भी मैं एक्सेल में काम करता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरे को चेंज करना ही नहीं पड़े। बाय डिफॉल्ट जब भी मैं नई शीट ओपन करूँ, कंट्रोल एन करके यहाँ पे एरियल फॉन्ट, सब जगह एरियल फॉन्ट आ जाए। तो एक क्वेश्चन आया था मेरे पास, तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए मैंने बताया आप फाइल में जाओ, फाइल के अंदर ऑप्शन आता है, आप ऑप्शन पे क्लिक करो और जनरल टैब के अंदर जाओ। जनरल टैब के अंदर यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा कि आप बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा यूज करना चाहते हो। ठीक है, आप बाय डिफॉल्ट फॉन्ट को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे मेरे को चाहिए एरियल, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया एरियल। अब मैं इसको क्लोज कर दूंगा। आप चाहते हो तो इसकी फॉन्ट की साइज बढ़ा के रख सकते हो, आप चाहते हो तो 14 कर लो। ठीक है, अपने हिसाब से जो भी आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट है या वर्क की रिक्वायरमेंट है, आप उसके हिसाब से अपने फॉन्ट साइज और आपका फॉन्ट टाइप उन दोनों को चेंज कर सकते हो और ओके कर दो। ठीक है, अब जब भी आप नई वर्कबुक ओपन करोगे तब आपको ये सारी सेटिंग अवेलेबल हो जाएगी। लेट मी क्लोज ऑल दी एक्सेल। ठीक है, तब देखने एक बार मैं एक बार सबको बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं न्यू एक्सेल वर्कबुक ओपन करता हूँ। एक्सेल, अब आपने देखा होगा एरियल फॉन्ट आ गया, जो मैंने साइज फिक्स की थी वो आ गई। ठीक है, तो ऐसे करके हम अपने फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं और फॉन्ट टाइप को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया फॉन्ट का साइज, ये हो गया फॉन्ट टाइप कि हमको कौन सा फॉन्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसमें कोई किसी को कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके, ग्रेट। देन हम चलते हैं एक्सेल की दूसरी सेटिंग के ऊपर। ठीक है, दूसरी सेटिंग के अंदर मैं आता हूँ। सबसे पहले आपको ये बताता हूँ। ठीक है, लेट सपोज आप एक्सेल के अंदर टाइप करते हो कोई भी ईमेल आईडी। लेट सपोज मैं टाइप करता हूँ gmail.com। तो क्या होता है कि ऑटोमेटिक ये लिंक जनरेट हो जाता है। आपने कई बार एक्सेल के अंदर का काम किया हो तो आप कोई भी ईमेल आईडी लिखते हो तो एक लिंक जनरेट हो जाता है। तो अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है? अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अगर इसके अंदर हम एडिट करते हैं तो हमको कई बार क्या क्लिक हो जाता है, गलती से क्लिक होते ही वो डायरेक्ट आउटलुक वो ओपन कर देता है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा कोई लिंक जनरेट ही नहीं हो। मैं कोई भी ईमेल आईडी ऐसे लिखूं और उसका लिंक जनरेट नहीं हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन में आता है प्रूफिंग। प्रूफिंग में ऑटो करेक्ट ऑप्शन, ऑटो करेक्ट ऑप्शन के अंदर ऑटो करेक्ट ऑप्शन के अंदर आएगा ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप। इसके अंदर इंटरनेट एंड नेटवर्क पास विथ हाइपरलिंक्स, इसको अनचेक कर दो। इसको अनचेक करने से क्या होगा, आप जब भी ईमेल एड्रेस कोई भी आप टाइप करोगे तो यहाँ पे लिंक जनरेट नहीं होगा उसका। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ओके कर दिया और मैं कोई भी ईमेल एड्रेस टाइप करता हूँ तो यहाँ पे वो लिंक जनरेट नहीं होगा। ठीक है, तो अभी मैंने उस चेक बॉक्स को अनचेक कर दिया, इसलिए लिंक जनरेट नहीं हो रहा। अब आप बाद में चाहते हो कि नहीं यार मेरे को चाहिए, मेरे को लिंक जनरेट करना है, तब आप वापस से उस सेटिंग को एप्लीकेबल कर सकते हो। उसको एप्लीकेबल करने के लिए आपको फाइल में जाना होगा। फाइल में जाने के बाद ऑप्शन, ऑप्शन के बाद प्रूफिंग। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हो, मैं वापस से बता देता हूँ आपको। फाइल, फाइल में जाने के बाद ऑप्शन, ऑप्शन के अंदर आता है प्रूफिंग, प्रूफिंग में आता है ऑटो करेक्ट ऑप्शन। ऑटो करेक्ट ऑप्शन के अंदर पहला ही आता है ऑटो करेक्ट एज यू टाइप। इसके अंदर इसको वापिस से चेक बॉक्स पर टिक कर दो,
देन ओके, देन ओके। अब क्या होगा, अब मैं वापस से कुछ ईमेल एड्रेस लिखूंगा और ये वापस से लिंक बनाना जनरेट कर देगा, हाइपरलिंक जनरेट कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम हाइपरलिंक को एक्टिवेट कर सकते हैं और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सेल की सेटिंग के ऊपर। ठीक है, अब पहली सेटिंग हम पिक करते हैं यहाँ पे इनेबल लाइव प्रीव्यू। ठीक है, ये होता क्या है एक्चुअली, आप जब भी एक्सेल के अंदर कोई काम करते हो 2010 से ऊपर वाले वर्जन के अंदर, तो आप जैसे सेलेक्ट करते हो और लेट सपोज यहाँ पे आपने कर्सर रखा, ये कर दिया, अब आप यहाँ पे कलर करना चाहते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लाइव प्रीव्यू दिख रहा है कि यहाँ पे जो मैं कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ वो डायरेक्ट आपको प्रीव्यू में दिखा रहा है। आप चाहते हो कि प्रीव्यू नहीं दिखाना या किसी ने इसको बंद कर रखा है, तब आप इस ऑप्शन को एक्टिवेट कर सकते हो। फाइल में जाके, ऑप्शन में जाके, जनरल में जाके यहाँ से टिक करके, अगर इसको अनचेक कर दोगे तो ये प्रीव्यू दिखाना बंद कर देगा। अब मैं कलर पे जाऊंगा तो ये मेरे को कलर शो नहीं करेगा। देख लो, पहले क्या कर रहा था, जब मैं इनके ऊपर टिक कर रहा था तो यहाँ पे ऑटोमेटिक लाइव प्रीव्यू बताया था कि कैसा कलर दिखेगा, कैसा विजिबल होगा आप। ठीक है, तो मैं इसको वापस से चेक बार टिक कर देता हूँ। ठीक है, अब आता है दूसरा, शो फीचर डिस्क्रिप्शन एंड स्क्रीन टिप्स। ये क्या होता है, जैसे मैं अगर पेस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इसका ये दिखा रहा है, ये पेस्ट क्या है, इसकी शॉर्टकट कीज क्या है, तो ये क्या दिखा रहा है, इसकी स्क्रीन टिप्स दिखा रहा है। अगर मैं चाहता हूँ इसको बंद करना तो मैं डायरेक्ट यहाँ से फाइल में जाके, ऑप्शन में जाके इसको हटा सकता हूँ, डोंट शो स्क्रीन टिप्स। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या है कि अगर आपको किसी की शॉर्टकट कीज नहीं पता कि या कोई फंक्शन है वो कैसे काम करता है, तब ये जो स्क्रीन टिप्स है तब वहाँ पे हमारे लिए वो यूजफुल हो जाती है। अगर इसको डोंट शो कर देंगे तो हमको पता नहीं लगेगा कि काम कैसे करता है, क्या करता है। अगर आप इसको शो करके रहोगे तो जब भी आप किसी भी फंक्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको फंक्शन बता देगा कि फंक्शन एक्चुअली करता क्या है। देख लो, मैंने अगर मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक किया है तो ये बता देगा कि ये फंक्शन करता क्या है। ऐसे मैं अगर इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो बता देगा करता क्या है। ठीक है, ऐसे मल्टीपल चीजें जिसके ऊपर जाके आप कर्सर रखोगे तो आपको बता देगा ये क्या करता है, और उसकी शॉर्टकट की है तो वो भी आपको वहां पे शोकेस कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, बहुत यूजफुल ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं सेव के ऊपर। ठीक है, अब हमारी एक्सेल की फाइल क्या होता है, हर 10 मिनट के अंदर सेव होती रहती है सिस्टम के अंदर, अगर हम उसको सेव नहीं करते हैं तो। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे टाइम लिमिट होती है कि यहाँ पे 10 मिनट, मैं चाहता हूँ कि 10 मिनट में सेव नहीं करके हर 1 मिनट के अंदर उसको सेव करता रहे, तो यहाँ पे अपने हिसाब से मैं उस नंबर को रिड्यूस कर सकता हूँ, तो 1 मिनट के अंदर ये एक्सेल फाइल को सेव करता रहेगा। अब इसका बेनिफिट क्या है यहाँ पे सेव करने का, अब क्या होता है, सिस्टम के इशू के कारण कोई भी टेक्निकल इशू आ जाता है, लेट्स सपोज आपके सिस्टम में कोई टेक्निकल इशू आ गया और एक्सेल बंद हो गई या हैंग हो गई या लेटेंसी इशू आ गया, जो चल ही नहीं रहा है, एक्सेल हैंग हो गया, आपको डायरेक्ट एक्सेल को बंद करना पड़ गया या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की EXE फाइल को बंद करना पड़ गया, तब उस सिचुएशन के अंदर जो आपका लास्ट काम है जो सेव करा है वो लास्ट 1 मिनट पहले तक का सेव होके आपके पास सिस्टम में सेव हो जाएगा। अब वो सेव कहाँ पे होगा, वो इस लोकेशन पे जाके सेव हो जाएगा। आपको यहाँ से लोकेशन से आपको रिकवर करना पड़ेगा, सी यूजर जो भी आपका सिस्टम का फाइल का पाथ है, आप जब भी एक्सेल ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे पाथ मिल जाएगा कि वो कहाँ पे जाके सेव हो रहा है। ठीक है, आप इसको चेंज कर सकते हो वो अपने सहूलियत के हिसाब से कि आप कहाँ रखना चाहते हो ऑटो रिकवर फाइल। ठीक है, देन आता है सेव। अब फाइल को हम सेव करते हैं तो सेव ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिफॉल्ट लोकेशन फाइल सी यूजर MSI डॉक्यूमेंट। आप चाहते हो कि नहीं मैं तो अपनी ड्राइव के अंदर सेव करना चाहता हूँ, तो मैं अपनी ड्राइव का लोकेशन दे सकता हूँ। सो क्या होगा कि जब भी मैं फाइल को सेव करूंगा तो मेरी ड्राइव के अंदर जाके वो सेव हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि C ड्राइव के अंदर सेव हो, मैं चाहता हूँ कोई E ड्राइव में या D ड्राइव में जाके सेव हो, तो वहां से ये सेव हो जाएगा।
बस हमको यहाँ से क्या होगा, लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी उसकी। अभी डॉक्यूमेंट है, हो सकता है मैं डी ड्राइव कर दूं और अपने एक्सेल की क्लास का फोल्डर का नाम डाल के वहाँ पे लोकेशन चेंज कर दूं, तो डायरेक्ट वहाँ पे जाके वो सेव हो जाएगा। ठीक, ओनली यहाँ पे यूजफुल चीजें बता रहा हूँ, सारी चीज नहीं बता रहा। ठीक है, देन लैंग्वेज में हम आएंगे नहीं, एडवांस में आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस चीज भी देख लें। ठीक है, आपको लिमिटेड चीजें ही चेक करनी है जिसके ऊपर आपको याद रहे कि हाँ मैंने क्या चेंज किया था, क्योंकि अगर आप भूल गए कि आपने चेंज क्या किया था तो दिक्कत हो जाएगी बाद में। ठीक है, जो चीज मैं बता रहा हूँ उन्हीं पे एक बार वर्क करना, उसके अलावा मत करना। ठीक है, देन आता है एडिटिंग ऑप्शन। एडिटिंग ऑप्शन में आता है आफ्टर प्रेसिंग एंटर मूव सिलेक्शन। ठीक है, क्या होता है, अभी आप किसी टेबल के अंदर काम कर रहे हो ऐसे, ठीक है, आप एंटर मारते हो, आपका एंटर क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है। ठीक है, मैं जैसे एंटर मार रहा हूँ वो नीचे जा रहा है। आप चाहते हो मैं एंटर मारूं, कोई भी डेटा इंसर्ट करूं और एंटर मारूं, तो डेटा जो मेरा कर्सर है, एक्टिव कर्सर, वो नेक्स्ट कॉलम पे जाना चाहिए। फिर मैं यहाँ पे काम करूं, एंटर मारूं तो नीचे नहीं जाके राइट में चल जाए। ठीक है, तो ऐसा सीन करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको फाइल में जाना होगा, ऑप्शन में जाना होगा, देन एडवांस। एडवांस के अंदर यहाँ पे दे रखा है डायरेक्शन डाउन, डाउन को जाके मैं यहाँ पे राइट कर दूंगा और ओके कर दूंगा। अब क्या होगा, जब भी मैं कुछ डेटा एंटर करूंगा और एंटर मारूंगा तो राइट में जाएगा। ठीक है, तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने वर्क सिचुएशन के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो और वापस इसको चेंज कर दो। ठीक है, मैं इसको वापस एक बार चेंज कर देता हूँ, फाइल में जाके ऑप्शन, एडवांस और डाउन। ठीक है, ये मैंने इसको चेंज कर दिया। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? डिम्पल, जगन्नाथ, विक्रम, एनीवन? नो सर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्क्रॉल बार का। अभी यहाँ पे आपको स्क्रॉल बार दिख रही होगी। ठीक है, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। मैं चाहता हूँ स्क्रॉल बार दिखे ही नहीं। ठीक है, ये चीज हम करते कब है, जब हम यूजर को हम अपना खुद का इंटरफेस देते हैं। यानी लेट सपोज कोई मैं एक एक्सेल ऐसी फाइल बना के देना चाहता हूँ जिसमें यूजर जस्ट एंट्री करे और जैसा हम चाहते हैं वैसी चीज करते रहे, वो ना तो इधर जाए ना नीचे जाए। हम चाहते हैं इसी एरिया के अंदर काम करे। अब इसी एरिया के अंदर काम करे तो हमको कुछ चीजें हाइड भी करनी पड़ेगी, कुछ चीजें स्टॉप भी करनी पड़ेगी, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाने पड़ेंगे। तो वो रेस्ट्रिक्शन कहाँ से मिल सकते हैं आपको, यहाँ पे जाके ऑप्शन में जाके और एडवांस में जाके। ठीक है, एडवांस में अभी मैं स्क्रॉल बार को हाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन आपको यहीं मिल जाएंगे। ये देखो, ये रहा, शो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, शो वर्टिकल स्क्रॉल बार। तो जैसे मैं इसको ओके करूंगा तो ये आपकी स्क्रॉल बार हाइड हो जाएगी। कई बार हो सकता है कि आपके साथ ये सीन हो जाए और आपको पता ही नहीं कि इसको सही कैसे करना है। तब आप, अगर आपने ये क्लास ली होगी तो आपको ये पता होगा कि हम इसको वापस से कैसे ला सकते हैं। ठीक है, तो उसको लाने के लिए ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में एडवांस और थोड़ा सा नीचे जाएंगे, नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ये रहा डिस्प्ले ऑप्शन के अंदर शो। और ये अब नेक्स्ट सीन क्या होता है कि जैसे हम किसी को, मेरे वाले एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे वाले एग्जांपल में क्या होता है, ऑडिट का सीन होता है। तो ऑडिट के अंदर क्या होता है कि हम यूजर को ये शीट के टैब्स नहीं देते, हम उनको टॉगल करने का ऑप्शन ही नहीं देते कि हम शीट 1 से शीट 2 में चल जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम उन शीट्स को हटा ही देते हैं। ठीक है, तो मैं शीट्स को हटा देता हूँ तो ये शीट्स क्या होगी, अनहाइड हो जाएगी। तो यूजर को पता ही नहीं होगा कि इसके अंदर कितनी शीट्स है। तो आप ऐसे करके ही अपने हिसाब से चीजों को मैनेज कर सकते हो। वो आपको शीट्स कोई दिख रही नहीं होगी। कभी आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आपके सामने शीट्स अवेलेबल ही नहीं है, तो आप सोचोगे कि शीट्स कहाँ गई। तो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये ऑप्शन आते कहाँ से एक्सेल के अंदर। तो अगर आपको पता है कि ये ऑप्शन एडवांस में जाके आते हैं तो आप उसको हैंडल कर सकते हो इजीली। ठीक है, मैं इसको वापस से टिक कर देता हूँ तो आपके ये शीट्स के टैब आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब आपके फॉर्मूलाज के ऊपर। ठीक है,
मैं इसको ये शीट्स का ऑप्शन वापस लेके आ जाता हूँ। ठीक, ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं सम फॉर्मूला। सम आपने फॉर्मूला बेसिकली आपने सबने यूज किया होगा अपने ऑफिस वर्क एनवायरनमेंट में, राइट? ठीक है, बट आज मैं सम फॉर्मूले को डिफरेंट तरीके से आपको रिप्रेजेंट करूंगा कि सम फॉर्मूला एक्चुअली वर्क कैसे करता है, उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो मैं एक नंबर, रैंडम नंबर जनरेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला है। ठीक है, उसको बोलते हैं रैंड बिटवीन, यानी रैंडम बिटवीन, बिटवीन यानी दो किसी भी नंबर्स के बीच में। तो मैं बॉटम नंबर दे देता हूँ, लेट्स सपोज 10, और टॉप नंबर देता हूँ 100। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये फंक्शन क्या करेगा, ये आपको रैंडम नंबर जनरेट करके देगा ऑटोमेटिकली। कहां से? 10 से 100 के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सम का फॉर्मूला यूज करता हूँ। देखो डिफरेंस है, एक सम फॉर्मूला होता है, ठीक है, एक सम इफ होता है। ओके, सम इफ हो गया, और एक आता है सम इफ्स हो गया। ठीक है, ये तीन फंक्शन होते हैं सम करने के। ठीक है, सम होता है कि नॉर्मल चीजें, जैसे मैंने इसको सम कर दिया। ठीक है, सम इफ होता है कि आपके पास कुछ एक कंडीशन हो कि इसके बिहाफ पे सम करना है। कंडीशन बोले तो लेट्स सपोज कि मेरे पास 5 गोडाउन है। ठीक है, 5 गोडाउन, जैसे जयपुर के अंदर एक कोटा में है, एक मुंबई में है, एक दिल्ली में है, एक नोएडा में है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि इन डेटा के अंदर ओनली नोएडा का डेटा सम करे। तो मेरे पास एक कंडीशन आ गई कि मुझे नोएडा के डेटा का सम करना है, तो वहां पे यूज होगा सम इफ। अगर मैं चाहता हूं कि नहीं, दिल्ली के अंदर भी अगर मल्टीपल रीजन है, जैसे साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो दिल्ली के अंदर साउथ का टोटल कितना है। ठीक है, दिल्ली में साउथ का लोकेशन का टोटल कितना है, तब जाके मेरे पास सम इफ का फंक्शन यूज होगा। यानी एक से ज्यादा जब हमारे पास कंडीशन होगी तो सम इफ यूज होगा। सिंगल एक कंडीशन होगी कि मेरे को दिल्ली का डेटा सम करना है, तब सम इफ यूज होगा। और सम जस्ट मेरे को नंबर सम करने, इनका जस्ट सम करना है, इसमें मेरी कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, जब हम यहाँ पे सम का यूज करेंगे, बट सम का यूज करेंगे, हम लोग सम का यूज करते तो आए, बट एक्चुअली कैसे करता है एक्सेल अंडरस्टैंड कैसे करता है कि सम इसको लेफ्ट वाला सम करना है या राइट वाला सम करना है। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे सम करता हूँ। सम की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट इक्वल। ठीक है, ऑल्ट इक्वल, ऑल्ट इक्वल जैसे प्रेस करोगे तो जस्ट अपने से ऊपर वाली रेंज को सेलेक्ट कर लेगा और जस्ट आपको एंटर मारना है। ठीक है, तब इसको कैसे पता कि ये ऊपर वाला ही सम करना है, इसको ये लेफ्ट का भी सम कर सकता था, लेफ्ट की रेंज भी पिक कर सकता था। लेफ्ट सपोज मैं यहाँ पे अब लगाता हूँ सम, अब इसने लेफ्ट का सम क्यों किया, ऊपर का सम क्यों नहीं किया। ठीक है, तो इस चीज को आज इस वाली क्लास के अंदर समझेंगे कि एक्चुअली सम वर्क कैसे करता है। ठीक है, ओके, ठीक है। अब सम करने के क्या क्या तरीके होते हैं। एक तो ये होता है मैं इक्वल प्रेस करूं और इसको प्लस कर दूं, देन इसको प्लस कर दूं, देन ऐसे कंटिन्यू करके जो भी मेरा सिलेक्शन है मैं इसको सम करता जाऊं, एक एक को सेलेक्ट करके। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन है मेरे पास कि मैं इक्वल लगाऊं। जब भी मैं फॉर्मूला लगाता हूं तो मेरे को इक्वल लगाना जरूरी होता है, इक्वल के बाद से ही मेरा फॉर्मूला एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो मैंने इक्वल लगाया, उसके बाद मैंने एक एक रेंज को सिलेक्ट किया कि A13 को सिलेक्ट करे, A14 को सिलेक्ट किया, फिर A15 सोन 18 तक मैंने सेलेक्ट कर लिया और एंटर मार दिया। एंटर मारने के बाद क्या किया, इसने मेरे को सम वैल्यू दे दी। ठीक है, दूसरा तरीका होता है सम फॉर्मूला। ठीक है, इक्वल सम, और ये मैंने ओपन पैरेंथेसिस किया, देन इसको बोलते हैं सिंटैक्स। जो आपके पास ये नीचे दिखा रहा है इसको बोलते हैं सिंटैक्स। आपकी सिंटैक्स पे एक्टिवेट हो वो आपको बोल्ड के अंदर करके दिखाएगा। ठीक है, अभी मैं सिंटैक्स पे एक्टिवेट हूँ तो मुझे बोल्ड करके दिखा रहा है। तो ये बोल रहा है नंबर सेलेक्ट करो, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। मैं चाहे तो एक साथ नंबर सेलेक्ट कर सकता हूँ या एक एक नंबर भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, कोमा दिस वन, कोमा दिस वन। ये मेरे पे डिपेंड करता है, मैं या तो एक साथ इनको सेलेक्ट कर लूँ या एक एक नंबर सेलेक्ट कर लूँ और एंटर मार दूँ।
तो ये मुझे सम करके दे देगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन मैंने बताया कि आप ऑल्ट इक्वल प्रेस करो और डायरेक्ट ये आपको सम करके दे देगा। ऑल्ट इक्वल प्रेस करने के बाद आपको जस्ट एंटर मारना है। अब ये की होती कहाँ पे अवेलेबल, आपको होम के अंदर जाना है, होम के अंदर यहाँ पे आपको शो कर देगा ऑटो सम। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और ऑटो सम पे क्लिक कर दूंगा तो भी ये काम कर जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको अभी यहाँ पे 4 तरीके बता दिए। आप एक मैनुअली कर सकते हो, आप सम फॉर्मूला यूज करके कर सकते हो, आप ऑल्ट इक्वल प्रेस करके सम कर सकते हो, या फिर आप कर्सर रखो और यहाँ पे क्लिक करो होम मेन्यू के अंदर जाके, देन आपका सम करके दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि सम फॉर्मूला एक्चुअली वर्क कैसे करता है। ठीक है, मैं यहाँ पे ऑल्ट इक्वल प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, वापस से ऑल्ट इक्वल प्रेस कर रहा हूँ। ये क्या कर रहा है, लेफ्ट का ही सम कर रहा है। क्यों, ऊपर वाले डेटा को सम क्यों नहीं कर रहा, ऊपर भी तो डेटा है इसके पास। कोई इसका रीजन बता सकता है? इसका रीजन क्या होता है, सम फॉर्मूला क्या होता है, सम करने के लिए सबसे पहले कंडीशन होती है एक से ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करता है, सम चेक करता है कि अपने से ऊपर कोई एक से ज्यादा वैल्यू है सम करने के लिए। जब मैंने यहाँ पे सम किया तो इसको अपने से ऊपर, ठीक है, जस्ट ऊपर, इसको कोई वैल्यू नहीं मिली जो एक से ज्यादा हो। ठीक है, तो इसने क्या किया, लेफ्ट के अंदर सम कर दिया। फिर यहाँ पे मैंने वापस से प्रेस किया ऑल्ट इक्वल, तो इसने वापस से चेक किया एक से ज्यादा कोई वैल्यू है अपने ऊपर, नहीं है, तो इसने वापस से लेफ्ट के अंदर सम कर दिया। अब क्या करेगा, मैं वापस से ऑल्ट इक्वल प्रेस करूंगा तो अपने से जस्ट ऊपर वाले को पिक कर लेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसको कंडीशन समझ में आ गई कि जस्ट मेरे ऊपर 2 वैल्यू है जिसको सम किया जा सकता है, तो उसने ऊपर वाले को पिक कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हो गई बात खत्म। अब मैं वापस से यहाँ पे ऑल्ट इक्वल प्रेस करूंगा तो क्या करेगा, ये वापस से लेफ्ट के अंदर जाएगा। तो इसके लिए इक्वेशन क्या हो गई, यहाँ पे फॉर्मूला लग गया, इसके बाद से वापस से चेक करेगा इस फॉर्मूला के बाद से कोई वैल्यू है एक से ज्यादा जिसको मैं सम कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं वापस से ऑल्ट इक्वल प्रेस करूंगा तो ये ऊपर का सम नहीं करके लेफ्ट का सम करेगा। ठीक है, पहले कंडीशन चेक करता है ऊपर है कोई वैल्यू जिसको मैं सम कर सकता हूँ, नहीं है तो ये वापस लेफ्ट के अंदर सम कर देगा। फिर वापस चेक करेगा कोई ऊपर है, इसके लिए अभी 300 वैल्यू है तो 300 सिंगल कंडीशन है, अगर ये 300 या 400 कुछ एक साथ और वैल्यू होती तब जाके ऊपर वाले को सम करता। ठीक है, तो इसको नहीं मिली। अब इसको क्या होगा, ऊपर वाली कंडीशन मिलेगी कि एक से ज्यादा वैल्यू है तो इसको ऐसे सम कर देगा। ठीक है, तो सम इस तरीके से काम करता है कि आपको अब ये नहीं कि कहीं पे भी आपने लेट सपोज यहाँ पे हटाया और यहाँ पे ऑल्ट इक्वल प्रेस कर दिया और काम हो गया, तो आपको पता ही नहीं लगा कि लेफ्ट का हुआ है या राइट का हुआ है। तो आपको समझना पड़ेगा कि सम फंक्शन वर्क कैसे करता है। सबसे पहले ऊपर वैल्यू को चेक करता है, अगर इसके ऊपर वैल्यू है एक से ज्यादा जिसको सम किया जा सकता है, देन सबसे पहले ऊपर वाले को पिक करेगा, अगर नहीं है देन लेफ्ट के अंदर सम ट्राई करेगा। ठीक है, सम जो फंक्शन है, जो फॉर्मूला है, वो हमेशा ऊपर और अपने से लेफ्ट के अंदर काम करता है, अपने से राइट के अंदर और अपने से डाउन के अंदर काम नहीं करता है। तो इसकी ये 2 रेस्ट्रिक्शन है। अब जो हमारा टॉपिक आएगा, अब उस टॉपिक के अंदर हम करेंगे पेस्ट जो स्पेशल है उस फंक्शन को हम कवर करेंगे। ठीक है, होम के अंदर ये आएगा पहला फंक्शन जो है पेस्ट स्पेशल। ठीक है, तो पेस्ट स्पेशल पेस्ट स्पेशल क्या होता है, एक पेस्ट होता है, एक होता है पेस्ट स्पेशल। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस मेजरली ये होता है कि पेस्ट को हम सिंपल पेस्ट कर देंगे, इसके साथ जो भी फॉर्मूला है, फॉर्मेटिंग है, कॉलम विड्थ है, वो सारी उठ के यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, जहाँ पे भी हम पेस्ट करेंगे। पेस्ट स्पेशल के अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है कि मैं चाहता हूँ फॉर्मूला पेस्ट नहीं करना चाहता, मैं ओनली वैल्यू पेस्ट करना चाहता हूँ। हो सकता है मैं फॉर्मेट पेस्ट करना चाहता हूँ, हो सकता है मैं कॉलम की विड्थ पेस्ट करना चाहता हूँ, या नंबर फॉर्मेट पेस्ट करना चाहता हूँ। तो ये सारे फंक्शन पेस्ट स्पेशल के अंदर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, आज मैं सारे फंक्शन आई थिंक कवर नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि लिमिटेड टाइम है। मैं ट्राई करूंगा इसको फंक्शन को आज पूरे कंप्लीट करने के बाद, तो इसके बाद अपनी आज की क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आज स्टार्ट करता हूँ। लेट सपोज नेम ले लिया मैंने और सेल्स ले ली और प्राइस ले ली। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम जो कस्टम लिस्ट बनाई थी चेक करता हूँ, एक्टिवेट है, यस एक्टिवेट है। रैन बिटवीन मैंने बताया था हम रैंडम नंबर जनरेट करते हैं, ये उसके लिए आता है। लेट सपोज मैंने सेल्स को कर दिया 1000, बॉटम नंबर
और मैक्सिमम कर दिया 10,000, तो क्या करेगा ये 1000 से 10,000 के बीच में रैंडम नंबर जनरेट करेगा। ठीक है, देन आता है प्राइस, सेम इसका भी कुछ कर देता हूँ, जस्ट एक इमेजिनरी नंबर ले रहा हूँ मैं। ठीक है, 10, 100। मैं ये डेटा इसलिए ले रहा हूँ कि आपको पता लगे कि कहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, कहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगा हुआ। ठीक है, ये हो गया। इसकी मैं थोड़ी सी एडिटिंग कर देता हूँ। हो गया, इसके अंदर मैं इसके हेडर्स को भी कलर दे देता हूँ। ये मेरा डेटा बन गया। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं पेस्ट। ठीक है, मैंने सबसे पहले क्या किया, कंट्रोल सी किया कॉपी करने के लिए, डेटा को सेलेक्ट करके और यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर दिया। ठीक है, सिंपल पेस्ट कर दिया तो क्या हुआ, जैसी मेरी फॉर्मेटिंग थी, जैसे मैंने बोल्ड कर रखा है, फॉर्मेटिंग कर रखी है, अलाइनमेंट कर रखा है सेंटर के अंदर, वो सारी चीजें आ गई। जो फॉर्मूला लगे वो सारी चीजें कॉपी पेस्ट होके आ गए। बट अब कंडीशन क्या आती है, मुझे सारी चीजें नहीं चाहिए, मुझे इसके अंदर अपने हिसाब से चीजें चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं दूसरे कर्सर रखूंगा और इस फंक्शन को एक्टिवेट करूंगा, पेस्ट स्पेशल को। ठीक है, पेस्ट स्पेशल को एक्टिवेट करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमको कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी करने के बाद ये फंक्शन एक्टिवेट होगा और उसकी शॉर्टकट की है Alt ES। ठीक है, वापस से प्रेस करता हूँ Alt ES प्रेस करोगे तो ये पेस्ट स्पेशल का फंक्शन आपके सामने एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी फंक्शन की क्या कर सकते हो आप, Alt प्रेस करोगे, Alt प्रेस करने के बाद H ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आपको विजिबल है, H पे जाओगे, देन V प्रेस करोगे, V के बाद S, Alt H VS हो गया। ठीक है, पेस्ट स्पेशल। दूसरे आपकी की हो गई Alt प्लस H प्लस V प्लस S, और दूसरी शॉर्टकट की हो गई Alt प्लस E प्लस S। तो ये आपकी दो शॉर्टकट की हो गई। क्योंकि जैसे आप काम करोगे वैसे आप शॉर्टकट कीज को यूज करोगे, तब आपको वो शॉर्टकट कीज याद रहेगी। अदरवाइज क्या होगा, अगर मैं आपको शॉर्टकट कीज दे दूंगा 100 तो आपको 1 या 2 ही याद रहेगी। क्यों? क्योंकि वो सिचुएशन आई नहीं है आपके सामने। जब आपके सामने सिचुएशन आएगी तभी शॉर्टकट कीज भी याद होगी। आज कोई किसी ने ग्रुप में भी पूछा था कि शॉर्टकट कीज की PDF प्रोवाइड करा दो, उससे होगा क्या, होगा कुछ ही नहीं। जब हम काम करेंगे सिचुएशन आएगी तभी हम वो यूज करेंगे, तभी हमको वो याद हो पाएगी, तभी उसके ऊपर हम टास्क परफॉर्म कर पाएंगे। अगर मैं ऐसे ही उसको देख लेता हूँ और मैं उसको परफॉर्म नहीं करता हूँ तो वो याद भी नहीं रहेगी। ठीक है, पेस्ट स्पेशल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कर्सर रखा और मुझे कॉपी नहीं हुआ, कॉपी, देन मैं शॉर्टकट की यूज करूंगा Alt ES। ठीक है, अब पहला फंक्शन आता है ऑल। तो मैं चाहता हूँ कि ऑल, तो मैं नॉर्मली पेस्ट कर सकता था, बट हम चाहते हैं कि अपने हिसाब से चीजें पेस्ट करें। तो मैंने यहाँ पे किया प्रेस फॉर्मूला। तो क्या हुआ, फॉर्मेटिंग नहीं, जो उसके अंदर फॉर्मूले लगे हुए थे वो सारी चीजें आ गई। जहाँ पे फॉर्मूले लगे हुए थे और जो भी विजिबल था वो सारी चीज यहाँ पे उठ के आ गई। ठीक है, फॉर्मूला के अंदर। सेम दूसरा वैल्यूज के अंदर क्या होगा कि जो हमारी वैल्यू विजिबल वैल्यू जो 4.08 आ रहा है वो विजिबल से वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। इसके पीछे आप देखोगे कोई फॉर्मूला नहीं ले रखा। ठीक है, तो जैसे आप वैल्यू ओनली वैल्यूज चाहते हो तो वैल्यूज उठ के आ जाएगी। हो सकता है कल को मैं यहाँ पे कुछ चेंज करूँ और उसके हिसाब से यहाँ पे कोई लिंक हो फॉर्मूला तो चेंज हो जाए, बट हम चाहते हैं नहीं, हमको जो विजिबल है ओनली वही चीज पेस्ट होके आनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वैल्यू। नेक्स्ट आता है फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या है, जो मैंने ये बॉर्डर बना रखी है, ये कलर कोड दे रखे हैं, तो ये चीज मैं लाना चाहता हूँ, तो ये मेरा डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। ठीक है, मैं इस पे भी पेस्ट कर देता हूँ फॉर्मेट, तो यहाँ पे भी आ जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, ओनली फॉर्मेट कॉपी पेस्ट कर रहा है। ठीक है, वैल्यूज पेस्ट नहीं कर रहा है। जैसा नाम दे रखा है वैसा ये काम कर रहा है। ठीक है, ये आगे फॉर्मेट। अब आता है कमेंट्स एंड वैलिडेशन। ठीक है, इस टॉपिक को अभी मैं थोड़ा सा लीव कर रहा हूँ, अब बाकी इसको कवर कर रहा हूँ अभी। ठीक है, इस वाले टॉपिक के ऊपर मैं सबसे लास्ट में आऊंगा
और वैलिडेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा जब नेक्स्ट टॉपिक आएगा, क्योंकि तब आपको समझ में आएगा वैलिडेशन लगता क्या है, वैलिडेशन होता क्या है, उसको एप्लीकेबल कैसे करते हैं। ठीक है, तो अभी इन दोनों को मैं स्किप कर रहा हूँ और दूसरी जगह पे जा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है ऑल यूजिंग सोर्स थीम। ठीक है, जो भी हमने थीम लगा रखी है, ये यहाँ से आती है देखो थीम कि फोन का कलर कैसा होना चाहिए, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, वो सारी चीजें हम यहाँ पे एप्लीकेबल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे वो सारी चीज आ गई। ठीक है, मैंने बॉर्डर कर रखी है, नाम हाईलाइट कर रखा है, बोल्ड कर रखा है, जो विजिबल चीजें दिख रहे हैं। ठीक है, विजिबल जो भी चीजें वो यहाँ पे सारी आ जाएगी, जो भी थीम लग रखी है। ठीक है, नेक्स्ट ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स। अब मैंने डेटा कॉपी कर लिया, पेस्ट करना चाहता हूँ, बट मैं उसकी बॉर्डर नहीं लगाना चाहता, तो क्या करेगा, डेटा पूरा पेस्ट होके आ गया बट उसके अंदर क्या है, बॉर्डर नहीं आएगी। ठीक है, अब चीज आती है कॉलम की विड्थ। ठीक है, ये चीज कमाल की है गाइस, इसको ध्यान से देखना। क्या होता है, मेरे पास कई बार क्या होता है कि डेटा ही बड़ा सारा हो जाता है, बट मैं इसको थोड़ा सा इसको छोटा करके रखता हूँ और इसको भी थोड़ा छोटा करके रखता हूँ। ठीक है, ये चीज मैं इसलिए कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि कैसे चीजें कॉपी पेस्ट होके आएगी आपके सामने, रिप्रेजेंट कैसे होगी। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, कॉलम की विड्थ मैंने एकदम कम कर दी। ठीक है, अब मैं नॉर्मल पेज करूंगा तो नॉर्मल पेज के अंदर तो सही आ गया। मैं चाहता हूँ नहीं, जैसी मैंने कॉलम विड्थ दे रखी है प्रीवियस फाइल के अंदर या प्रीवियस डेटा के अंदर, सेम विड्थ यहाँ पे कॉपी हो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा और कॉलम विड्थ पे क्लिक कर दूंगा, तो ओनली कॉलम विड्थ पेस्ट होगी, कोई डेटा नहीं आएगा, ओनली कॉलम विड्थ जो मैंने सेट किया था। हो सकता है मैंने कॉलम की विड्थ कुछ सेट कर रखी है, उसके हिसाब से वो विड्थ आ जाएगी। अब यहाँ पे जाके मैं चाहे तो फॉर्मेट पेस्ट कर सकता हूँ, वैसे का वैसा कुछ आ जाएगा। डेटा मेरे को पेस्ट करना है तो डेटा पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम पेज स्पेशल का यूज कर सकते हैं। देन आता है फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट। ठीक है, वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट। अब इसमें क्या है, फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा रखा है वो फॉर्मूला, और नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट क्या हो सकते हैं, डेसिमल के अंदर हो सकता है टाइम फॉर्मेट हो सकता है, डेट फॉर्मेट हो सकता है। टाइम फॉर्मेट क्या, HHMM SS, H बोले तो हावर्स, M बोले तो मिनट्स, S बोले तो सेकंड्स के लिए। ठीक है, आपने टाइम देखा होगा, जैसे तो उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ टाइम को। ठीक, ये टाइम है और ये आज की डेट है। ठीक है, अब ये भी चीज मैंने शॉर्टकट की से लाया हूँ। ठीक है, तो इसका भी फॉर्मूला है दोनों का, चलो इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, इसको कैसे लाते हैं, अगर आपको करंट टाइम, सिस्टम का करंट टाइम आपको एक्सेल पे लेके आना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन कहाँ पे आता है, एल जो है आपके कीबोर्ड के अंदर, उसके जस्ट नेक्स्ट वाला बटन। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन, जैसे आप इसको प्रेस करोगे तो सिस्टम का टाइम ये पिक कर लेगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, नाउ का ओपन पैरेंथेसिस करो और क्लोज पैरेंथेसिस करो। ये आपके पास एक फॉर्मूला है जो कि सिस्टम का करंट टाइम बता देता है विद डेट। ठीक है, तो कभी भी सिचुएशन होती है कि मुझे अभी सिस्टम का टाइम आपको एक्सेल के अंदर इंसर्ट करना है, तो आपको मैनुअल ऐसे लिख के रखने की जरूरत नहीं है कि आप ऐसे मैनुअल लिखना स्टार्ट कर दिए। नहीं, आपको क्या करना है, आप कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन प्रेस करो तो आपका ये टाइम आ जाएगा। अब इसके अंदर क्या फर्क है, इसके अंदर भी एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, ये जो टाइम है ये आपका सिस्टम के साथ अपडेट होता रहेगा। जब भी कोई सेल एक्टिव होके, मतलब सेल से मैं एक्टिव होके बाहर जाऊंगा, तब ये सिस्टम का टाइम ऑटोमेटिक इससे पिक करके यहाँ पे अपडेट कर देगा। बट इस वाले केस में ऐसा नहीं है, इसमें जो एक बार टाइम आ गया बस वही एक्टिव रहेगा, इसके बाद ये नंबर चेंज नहीं होंगे। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है, और डेट का मैंने क्या बताया था, डेट का ये है, आप सिंपल कंट्रोल के साथ सेमीकोलन प्रेस करोगे तो आपका डेट आ जाएगा। ठीक है, और डेट का फंक्शन लाने के लिए इसका भी एक फॉर्मूला है, टुडे। आप टुडे फॉर्मूला लिखो, ओपन पैरेंथेसिस एंड क्लोज पैरेंथेसिस, और एंटर मार दो, तो ये क्या होगा, ये भी सिस्टम के डेट के साथ ये भी अपडेट होगा। तो यानी जो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ टुडे और नाउ, ये सिस्टम के साथ अपडेट होंगे, बट ये सिस्टम के साथ अपडेट नहीं होंगे। बस आपको लाइव वैल्यू आपको यहाँ पे पेस्ट करने में हेल्प कर देगा कि अभी क्या वैल्यू है, अभी जो तारीख है 3/6/2021 है, वो आपको यहाँ पे पेस्ट करके दे देगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है
इसके साथ आपने यहाँ पे आज ये भी सीख लिया कि टुडे का फॉर्मूला कैसे यूज होता है और नाउ का फॉर्मूला यूज कैसे होता है। इसकी शॉर्टकट की हो गई कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, ठीक है, और इसकी शॉर्टकट की हो गई कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। सॉरी, मैंने इक्वल लगा दिया तो फॉर्मूला कंसीडर करने लग गया, इसलिए वो एरर दे दिया, ठीक है। तो ये इसकी शॉर्टकट की होगी, ठीक है। अब इसी के साथ जो पेज स्पेशल करना था फॉर्मूला और वैल्यूज करके, ठीक है। मैं पेज स्पेशल में जाता हूँ, Alt ES, ये रहा फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट, ठीक है। अब मैं जो नंबर फॉर्मेट आ रहा है ऐसा का ऐसा, वो नंबर फॉर्मेट भी पेश करना चाहता हूँ, तब जाके आपका ये यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। अगर इसको मैं नॉर्मल पेश कर देता हूँ तो क्या हुआ, ये वैल्यू दे दी, जो कि ये विजिबल फॉर्मेट है टाइम और डेट का, और ये एक्चुअल फॉर्मेट है जो एक्सेल इसको अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इसको पेश करने में, कि अगर मैं इसको पेश करता हूँ फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट, जो फॉर्मेट हमने डिसाइड कर रखा है यहाँ पे, वही नंबर फॉर्मेट, वही टेक्स्ट फॉर्मेट, वो कहीं पे और पे जाके पेस्ट हो जहाँ पे भी हम पेश करना चाहते हैं, तब हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जब मैंने इसको सेलेक्ट किया तो क्या हुआ, यहाँ पे फॉर्मूला भी पिक हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मूला, और उसका जो फॉर्मेट है डेट एंड टाइम का वो भी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ फॉर्मूला नहीं है, बस जो वैल्यूज विजिबल है वो आ जाए, और नंबर फॉर्मेट जो टाइम और डेट का है वो आ जाए। तो जस्ट मैंने क्या किया, सिंपल पेस्ट कर दिया, तो ये डेट एंड टाइम वाला फॉर्मेट पेस्ट हो गया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? नो सर। ग्रेट, ठीक है। अब जो अब सेकंड लास्ट जो बचा है इसके अंदर ऑप्शन आपका बचा है कमेंट्स एंड वैलिडेशन, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर कवर कराऊंगा, ठीक है। कमेंट्स के ऊपर चलते हैं, ठीक है। कमेंट्स क्या होता है, लेट सपोज इसके अंदर मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मुझे आइडेंटिफाई हुआ कि इसके अंदर डेटा इनकरेक्ट है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं राइट क्लिक प्रेस करता हूँ और अपने कमेंट्स इंसर्ट कर देता हूँ कि यहाँ पे जो डेटा जो वैल्यू होनी चाहिए थी, नहीं वो कोई और वैल्यू होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी वैल्यू, ठीक है। फिर मेरे को यहाँ पे लगा, यहाँ पे भी सेम कोई बिल है यहाँ पे सेम नाम का, तो सॉरी यहाँ पे कर लेता हूँ, उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए थी। मैंने यहाँ पे कमेंट डाल दिया और मैंने वहाँ पे वैल्यू डाल दी 6565, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यही चीज मैं पेश करना चाहता हूँ, ओनली कमेंट्स, वैल्यू पेश नहीं करना चाहता जो विजिबल है, ओनली कमेंट्स पेश करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, इस वाले पे पेश कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाऊंगा पेस्ट स्पेशल ओनली कमेंट्स, तो जैसे मैं कमेंट्स पे क्लिक करूंगा तो ओनली कमेंट्स पेस्ट होके आएंगे, कोई वैल्यू पेस्ट होके नहीं आएगी, ठीक है। दोनों कमेंट्स लगे हुए थे तो वो दोनों कमेंट्स यहाँ पे पेस्ट होके आ गए, तो इसी का यही यूज है। अब जो लास्ट वाला इसके अंदर है आता है वैलिडेशन, ठीक है। वैलिडेशन का आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ, बट अभी के लिए इसको स्किप करेंगे, ठीक है। वैलिडेशन क्या होता है, जब आप डेटा पे एनालिसिस करते हो, ठीक है, डेटा पे एनालिसिस करते हो, मैं एक बार शीट भी ओपन कर देता हूँ आपके लिए रेफरेंस के लिए, ओके, ठीक है। जब आप एक बार मैं डेटा बना देता हूँ, ठीक है, जिससे आप अंडरस्टैंड कर सको कि एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास एक जनवरी और ऐसे फुल मंथ का नाम और शॉर्ट मंथ का नाम है, डेटा है, उसका डेटा है पूरा, ठीक है। अब मेरे को उस पर कैलकुलेशन करनी है कि मुझे किसी ने पूछ लिया कि भाई जनवरी की सेल्स कितनी है, ठीक है। तो मैं जनवरी की सेल्स निकालने के लिए या तो मैं शॉर्ट में जैन लिखूंगा या पूरा लिखूंगा, ठीक है। तो दिक्कत क्या होगी, अगर मैं पूरा लिखूंगा तो ओनली पूरे वाला जनवरी है उसी का डेटा निकाल के देगा मेरे को, ये वाला डेटा मिस हो जाएगा जिसके अंदर भी यूजर ने शॉर्ट में जैन लिख रखा है। या फिर मैं शॉर्ट वाला जैन पिक करता हूँ और फुल वाला छोड़ देता हूँ, तो ये दिक्कत होगी कि इस वाले का डेटा मिस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी हम यूजर को कुछ डेटा एंटर करने के लिए देते हैं तो वहाँ पे यही परेशानी आती है कि यूजर अपने हिसाब से डेटा एंटर कर देता है, ठीक है। तो उस चीज से बचने के लिए क्या करते हैं, हम यूजर को दे देते हैं डेटा वैलिडेशन, कि आप ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करो और उसके अंदर जो वैल्यू शो कर रही है उसके हिसाब से उस चीज को सेलेक्ट करो। तो यानी इसकी शॉर्टकट की है Alt DL,
ठीक है। डेटा वैलिडेशन की मैं इसको वापस से करूंगा, टॉपिक को कवर ऑल्ट प्लस डी प्लस एल, ठीक है। मैं अभी शॉर्टकट करके बताया था जस्ट आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि होता क्या है, ठीक है। लिस्ट में गया और मैंने यहाँ पे इसको पिक कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से कोई भी सेलेक्ट करेगा डेटा, तो यहाँ से इसको ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको कौन से मंथ का डेटा एंटर करना है। अब क्या होगा, हम इस ड्रॉप डाउन को अगर मैं ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है, ड्रैग यानी कंट्रोल पेस्ट, मतलब पेस्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपका टॉपिक भी कवर हो जाएगा वैलिडेशन वाला। मैं इसको कंट्रोल वी कर रहा हूँ, तो कंट्रोल वी करने पे हुआ क्या, आपका वैलिडेशन तो आ गया, बट जो वैल्यू मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करी थी वो भी आ गई। देख रहे हो, मार्च मार्च मार्च। मैं चाहता हूँ ओनली वैलिडेशन ही इसके अंदर कंसीडर हो, कि डेटा जो फिल कर रखा वो कंसीडर नहीं हो। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं बस को हटा देता हूँ, है ना, ठीक है। मैं चाहता हूँ ओनली वैलिडेशन ही है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद वैलिडेशन पे पेस्ट करूंगा, ठीक है। जैसे मैंने वैलिडेशन पे क्लिक किया तो ये डेटा जो है विजिबल था वो नहीं आया, बस वैलिडेशन पेस्ट हो गया कि मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इसका फायदा क्या होता है कि जब भी मैं एनालिसिस करूंगा तो मैं पूरा मार्च लिखूंगा या अप्रैल लिखूंगा तो उसका डेटा मेरे को मिल जाएगा। यानी लेट सपोज कि मैं सम इफ करता हूँ किसी डेटा के ऊपर अप्रैल का, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अप्रैल की वैल्यू देनी पड़ेगी। ये चक्कर नहीं रहेगा कि इसके अंदर कोई चीज मिसिंग है या शॉर्ट में नाम किसी ने लिख रखा है। क्यों? क्योंकि मैंने यूजर को ये डिफाइन करके दिया है कि आपको इस डेटा वैलिडेशन के अंदर से ही सिलेक्ट करना है जो भी आपको सिलेक्ट करना है। तो मेरे एनालिसिस की एक्यूरेसी 100% हो जाएगी यहाँ, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसे चेंज भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो जो डेटा वैलिडेशन है ये ऐसे एप्लीकेबल किया जाता है। उस टॉपिक को, ये अलग एक टॉपिक है, तो मैं इसको नेक्स्ट आने वाली क्लास के अंदर कवर कर दूंगा।